हाय गाइस। एक तो हमने छील लिया। दूस ये ना मैं ऊपर छत पे ले जाके फोड़ूंगी, यहाँ पे कहीं टाइल्स टूट जाए। ये तो छोटा सा इजी सा ही है, इसमें इतना सारा था। मुझे क्या करना चाहिए, कैमरे का एंगल चेंज करना चाहिए ना। ये ऐसे कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए बाहर निकाला है भाई आज ये मैंने। कभी सितंबर में खरीदा था। अभी तो मैं ऐसे मोड में हूँ यार, मैं मटर छील लो, चाहे कितनी भी, गाजर कस दो, नारियल छील दो, कुछ भी करो भाई। भाई ये मेरा चाकू बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से काटता है ऐसे। और मेरे पास एक ये औजार भी है, काम आता है इसको आंख फोड़ने के, पानी निकालने में। यार पर हथियारों के बारे में ना ऐसे बोला जाता है कि अ, अगर तुम्हें प्रॉपरली तुम ट्रेन नहीं हो ना चलाने के लिए, तो तुम्हारे ओपोनेंट को काम आते हैं। So satisfying this work is। मतलब स्टेप वन से मैं कोकोनट मिल्क बना रही हूँ अभी। यूजुअली स्टेप वन से नहीं बनाना होता, क्योंकि ये स्टेप आज हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो बस ये इसको इसके निकाल के, गिरी निकाल के और पानी में भिगो के रखी हुई होती है, तो उसको उठा के बस पीस के छानना होता है, बन गया। बस बना के स्टोर भी कर सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर इट, क्योंकि मेरे को मतलब फ्रेशली मेड का टेस्ट ज्यादा पसंद है। ये पैकेट वाला ओट मिल्क बड़ा बढ़िया आता है। ओट मिल्क की चाय भी अच्छी बनती है उसकी। तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, मेरे पास चाय पत्ती है भी नहीं, हुए गला खराब हो रहा है। मेरा मन किया काढ़ा पीने का, बहुत दिन से मैंने कुछ कोकोनट मिल्क बनाया नहीं था, आज कर लेते हैं ये काम। ये इतना छोटू सा है भाई, अगर मैं दुकान से खरीदा होता तो मैं ना खरीदता इतना छोटू सा कोकोनट। इस साइज का तो खरीद के ही लाती मैं एटलीस्ट। ड्रॉबैक ऑफ जेप्टो, मेरा एक दिन में खत्म हो जाएगा। पानी तो है इसमें, इसको चलो पैक करके वापस रख देते हैं। तो मैं इसको जरा छत पे ले जाके फोड़ के लेके आती हूँ। आई कांट शो अपनी छत का व्यू। अभी मैं इसके साथ खेलूंगी, ये एक कोना टूट गया भाई। अब एक दरार आ गई, पहले इसको ये हो गया इस लायक कि आई कैन एक्सट्रैक्ट इट यूजिंग माई नाइफ। इसको चलते हैं भाई लेके, तो धोते हैं। कपड़े भी सूख गए थे। अब हम आ गए हैं अपने रूम में वापस। ये पार्ट्स तो हम ऐसे ही काट लेंगे। जैसे है ना, इसके छोटे छोटे स्लाइसेस काटो और इधर प्रेशर लगाओ इस तरफ। गाजर ऑर्डर कर लूं अभी, लगे हाथों गाजर कस के गाजर का हलवा बना लूं। कौन रोक रहा है मुझे, वो गाइस कौन रोक रहा है। करते हैं ये काम, अभी गाजर ऑर्डर करते हैं। जेप्टो से कैसी गाजरें आ जाएंगी। फिर गाजर का हलवा बनाते हैं, वो उस नारियल को भी फोड़ लेते हैं, उसको भी फोड़ के लेके आते हैं। टोटल ये सारे कोकोनट मिल्क। तो चलो ये अपना सारा एक्सट्रैक्ट हो गया, ये अपना ऐसे खा ली। रिकॉर्डिंग, मेरे को लगा रिकॉर्डिंग चल रही है जब मैं इसको फोड़ रही थी। धोने बाकी हैं, सेपरेट तो कर लिए मैंने। साफ सफाई कर देते हैं, फिर गाजर लेने चलते हैं। फिर अपना सॉरी, गाजर लेने के जाना भी, आई कैन नॉट रिकॉर्ड।
I like doing all this stuff actually. Yeah, let me clean it up too. Cooking is my hobby. I used to like cooking even when I didn't like know how to cook. मतलब हॉस्टल में जब मैं खाना बना रही होती थी ना, तो मैं ऐसे इमेजिन कर रही होती थी कि जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। ये इसमें चीनी रखी है एक डब्बे में, मुझे ट्रांसफर भी करनी पड़ेगी। एक डब्बे में मेरे पास अखरोट रखे हैं, एक डब्बे में मेरे पास, क्या मैं सेसेमे सीड्स डाल सकती हूँ इसमें? सेसेमे सीड्स को पीस के उनका पाउडर बना के क्या मैं हलवे में डाल सकती हूँ? डाल देती हूँ। चिया सीड्स भी हैं भाई मेरे पास, खा ही नहीं रही हूँ मैं बस उनको, कभी एक बार भी नहीं खाए मैंने, मंगाए थे। गाजर एक तरफ रखते जाते हैं इनको हम। ये मैंने पहले लेने लगी ना, मैंने पहले 2 किलो दे दो, फिर देखा 2 किलो तो बहुत ज्यादा हो गई भाई। इतना तो कहाँ खाया जाएगा, मेरा बैलेंस खराब हो जाएगा दूध और गाजर का। तो मैंने 1 किलो ही ले लिया फिर। अब मुझे लग रहा है कि 2 किलो ले लेना चाहिए था क्या, ज्यादा गाजर खाई जाती है। वट एवर यार, अभी बनाते हैं ना अपना, मेरे को नहीं पता यार, जो भी है अभी ये बहुत है, अच्छा बनेगा, क्रीमी क्रीमी सा बनेगा, बहुत मजा आ जाएगा खा के। मतलब मेरे को ऐसे बैठ के नारियल छीलते छीलते ऐसे हो गया यार, ये पोजीशन तो बहुत सही है, आज मैंने मैट भी बिछा लिया, आज तो बनाना पड़ेगा। मतलब मेरे को ना कसते कसते रियलाइज हो जाएगा कि मैं 1 किलो गाजर ठीक लेके आई हूँ, मतलब 2 किलो ज्यादा हो जाता। कल मैंने बैंगन के चिप्स खाए, ऐसे लगते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया, लग गई क्या? नहीं, बच गए बच गए। अभी अपने को नारियल भी धोने हैं, अपने को गाजर भी धोनी है, धो के लेके आके दिखा दूंगी गाइज मैं तुम्हें, धोते हुए तो तुम क्या देखोगे। ये जो सार्थक गोस्वामी ने मेरे ऊपर बनाया है ना वीडियो, सूडो फेमिनिस्ट बोला है जो उसने, इसमें मैं कुछ डाल के फेंक दूंगी, तो मैं am putting it here, मैं ऐसे ऐसे रख देती हूँ इनको, फिर ये कुछ फेंकने के काम आ जाते हैं। इसको धो के आ जाते हैं एक बार फिर से। बस ऐसा खाने वाले इंसान को ना फैमिली में शेम किया जाता है, आधी तो एक चिल्ले चिल्ले खुद खा ही जाता है, मतलब इट शोज, ये जो चीज है ना, ये इंसान चिल्ले चिल्ले खुद खा जाता है, ये लड़की तो चिल्ले चिल्ले खुद खा जाती है, सस्ते सस्ते खा लेती है आधी गाजरें। ये प्रूफ है इस बात का कि औरतें घर में लेबरर होती हैं। लाइक आई एम अलोन, आई एम डूइंग इट, नो वन कैन से एनीथिंग टू मी, क्योंकि अल्टीमेटली इसे खाना मुझे ही है, चाहे मैं इस छीले हुए पार्ट को घरों में औरतों के साथ ऐसा होता है कि भाई सबसे बढ़िया औरत वो है जो खुद खाए भी ना, ये करते करते। इवन मिसेस मूवी ने भी इस चीज को पोर्ट्रे किया है, क्योंकि सास उसको कुछ रोक कहती तो नहीं है, लेकिन कोई और उसकी बुआ बुआ कुछ आती है और वो आके इस बात की चुगली करके जाती है कि हमने सुना है कि तुम्हें खाना बनाते हुए चुगने की आदत है। मतलब आदत है, व्हाट इज इट, इज अ बैड हैबिट, कांट आई ईट रॉ गार्ड? ये अपने आप में प्रूव है भाई कि तुम्हारा घर नहीं है, वहां पे तुम एक वर्कर हो।
आज जब एक इंसान जहाँ रहता है वो वहीं पे वर्कर है फॉर द होल ऑफ लाइफ। उसका कोई घर नहीं है कि वहां से काम करके वो घर वापस आ सके और वहां पे वो रिलैक्स कर सके। आधी पॉपुलेशन, अभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी ऐसे जी रही है। क्या सोसाइटी बनाई है। मैन क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, मैन क्रिएटेड अ डम वर्ल्ड। भैया मर्द जात मेरे चैनल पे करने क्या जाती है, मुझे तो फिर ये समझ नहीं आता। एक एक वीडियो में तो हम एड्रेसिंग गर्ल्स, एक एक वीडियो में हम टॉकिंग टू गर्ल्स। मैं बात ऐसे करती हूँ कि ये बॉयज ऐसे होते हैं और ये आ जाते हैं डिफेंड करने, नहीं हम ऐसे नहीं है। अरे तुमसे बात कौन कर रहा है बे? आज एक बेवकूफ आदमी है ऐसे कमेंट किया कि देन पुट अ डिस्क्लेमर। इस गधे के बच्चे को डिस्क्लेमर नहीं चाहिए। आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स। मैं बात ऐसे कर रही हूँ एकदम टोटली आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स। एक बार भी मैंने किसी आदमी को एड्रेस नहीं किया और वो कह रहे कि डिस्क्लेमर दो। वीडियो से स्टार्ट होती है, बॉयज हमेशा शादी को करना चाहते हैं। दैट मीन्स इट्स नॉट फॉर बॉयज, इट्स अबाउट बॉयज। इट्स एन इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉयज टू गर्ल्स। यू शुड हैव स्किप्ड। एक ना फंड मैं तो नहीं करना चाहता यार। एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने से रोक दी तुमने। करने वाले थे तुम, वो तुम नहीं कर रहे हो, बढ़िया बात है। यू शुड फील गुड अबाउट योरसेल्फ। पर इस दुनिया में जो मोस्टली मर्द हैं शादी करना चाहते हैं, खुद किसी लड़की को इम्प्रेस करने की उनकी औकात नहीं रही, वो अपने घर वालों से आस लगाए बैठे हैं। मतलब मेरे लिए पता है किस तरह के प्रपोजल्स आते थे। एक बंदे ने MS ऑर्थो कर ली, SR है वो, अब वो मेरे लिए प्रपोजल भेज रहा है। मतलब एक बार जस्ट ये देखो, बंदे को पूरी MBBS में उससे कुछ नहीं हुआ, PG में उससे एक लड़की इंप्रेस नहीं हुई। उसके UG और PG टाइम पे इतने सालों से उसको हर लड़की ने रिजेक्ट करा है। वो एक नंबर का रिजेक्टेड पीस है, उसको मैं क्यों कबूल करूं? क्यों भाई? और वो जानबूझ के, एक बार ये जस्ट लुक एट इट, ये पीडोफिलिया नहीं है तो और क्या है भाई? अपने से तुम 4 साल छोटी लड़की ढूंढने निकले हो लेंस लगा के कि छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कमजोर होनी चाहिए, मेरे से कमजोर होनी चाहिए। कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी उम्र की औरत होगी तुम्हें 1 मिनट में लात मार देगी। अपने से 4 साल छोटी ढूंढ रहे हो इसलिए तुम। उनको इम्प्रेस करना आसान है, बच्चियों को ये सोचते हैं। शर्म नहीं आती क्या? कितना बड़ा ये है भाई, तुम किसी को अपनी उम्र वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाए। तुम में कोई बात नहीं है। ऐसे अच्छे भी बनते हैं वे लोग कि हम तो बड़े अच्छे हैं, कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि लड़की दिखती कैसी है, और हमें दहेज भी नहीं चाहिए। बस ये गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करी हुई लड़की, कितना कैलकुलेटिव मूव है यार ये। हमें उसकी फीस ना भरनी बढ़ जाए। ये सोचते हैं कि हम घर के काम भी कर दे, हमें कुछ हो जाए हमें संभाल भी ले, उसको कुछ हो जाए हम उसको घर पे फेंक के आ जाए 2 मिनट में, जॉब करे पैसे कमाए हमें लाके दे। एक दीदी है, नर्स है वो, मैं उनको जानती हूँ। उनकी सैलरी उनके ससुराल वाले रखते हैं, और ऊपर से पता क्या बोलते हैं कि हम सैलरी तो भले ही रख रहे हैं। और उनको भी ये पता नहीं कि उनको ब्रेन वॉश कर रखा है, उन दीदी को ब्रेन वॉश कर रखा है ये कि हम उसको पूरी जिम्मेदारी देंगे, हम उसको कभी भी कुछ हुआ, उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई, हम उसका पूरा साथ देंगे। ये कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है भाई? ये कुछ घटिया इंश्योरेंस पॉलिसी है भाई। ये इंश्योरेंस कंपनी से देखो पूरी तुम्हारी पूरी सैलरी रख रही है, तुम्हें कुछ खर्चा करना है तो उनके अप्रूवल पे करना है। माइनर हो भाई तुम, माइनर हो पैसे कमाने के, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एडल्ट एंड पर्क्स ऑफ अ माइनर। क्यों घुस रहे हो उसमें? कौन सी सेफ्टी सिक्योरिटी दे देंगे तुम्हें? कौन से शक्तिमान है क्या तुम्हारे हस्बैंड कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा एकदम से उड़ता उड़ता आएगा और वो सामने से तुम्हें, मान लो तुम रोड पे चल रहे हो, ठीक है, तुम्हें कोई गाड़ी टक्कर मारने वाली हो तो वो क्या सेफ्टी का ध्यान रखेगा तुम्हारी? मतलब उड़ता उड़ता वो केप पहन के आएगा और ऐसे गाड़ी से टकरा देगा, वो उसको रोक लेगा, हाँ तुम्हें, वो खुद मर जाएगा और तुम्हें चोट नहीं आने देगा। ऐसा है वो। जो वाकई में ना ऐसे हस्बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, ऐसे लोग होते हैं जो खुद मर जाएंगे लेकिन तुम्हें चोट नहीं आने देंगे। तुम्हें गोली मार रहा है कोई, वो सामने आ जाएंगे। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, ठीक है। मुझे भी लाइफ में एक बार किसी से ऐसा प्यार हुआ है कि मैंने ऐसा सोचा है उसके बारे में कि उसको मैं कुछ लाइक मैं उसको बचा लूंगी, लेकिन मतलब मैं खुद हर्ट हो सकती हूँ, मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगी, ऐसे वाला। लेकिन मेरे मन में ये लालसा नहीं थी कि मुझे उसकी सैलरी चाहिए उसके बदले में। मुझे बस यही चाहिए था कि वो खुश रहे अपनी लाइफ में, वो ठीक रहे।
उसने मेरे रूम में वाईफाई लगवा दिया था ना, मैं बहुत खुश हो गई थी। ऐसे नहीं था कि उसकी पूरी सैलरी रखूंगी मैं। और लड़के इतने फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं तो अगर कोई लड़की उनकी पूरी सैलरी रखना चाहे उसको कभी नहीं रखने देंगे। वो उस बंदी से ऐसे ऐसे 2 मिनटों में रिश्ते तोड़ देंगे, और तोड़ भी देना चाहिए। ठीक है, ये इंसान बहुत बड़े रेड फ्लैग हैं जो तुम्हारे फाइनेंशियल कंट्रोल करना चाहते हैं। जो तुम्हारा वो ये है कि कभी कोई मुसीबत आए, तुम्हारे हाथ में एक पैसा ना हो, तुम्हारी इतने सालों की कमाई को खा जाए। अच्छा, मैं इसी मामले में मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लाइफ ऐसे लूप लेती है, तो इतनी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। और मैं ये चाह रही हूँ कि जो मैंने गलतियां की है ना जिंदगी में, वो तुम मत करो। जो वीडियो देख रहा है जो इंसान, काफी है भाई, ये 2 किलो नहीं लाना चाहिए था, काफी हो गया, देखो इतना सारा हो गया। मेरे पापा ने मेरी मम्मी की बैंक अकाउंट, उनका एटीएम, उनका सब कुछ अपने पास रख रखा था। मेरे दादी दादा रखते थे पापा की मम्मी की दोनों की इनकम अपने पास। लेकिन वो दादी दादा पापा के पेरेंट्स हैं। जब पापा को कुछ चाहिए तो वो उनको पैसे दे देंगे, जब वो मम्मी को पैसे चाहिए तो 10 सवाल पूछेंगे। तो वो उनके पेरेंट नहीं है, वो उनके सास ससुर हैं। 2013 में फाइनली मेरी मम्मी ने पापा से लड़ाई करी और अपना बैंक का एटीएम पासबुक सब कुछ पापा से वापस ले लिया। लेकिन जब उन्होंने वापस दिया ना मम्मी को, अकाउंट साफ कर दिया पूरा, 0 बैलेंस के साथ वो वापस दिया सबको, सारे वैसे निकलवा के अपने पास रख के उसके बाद। और उसमें भी एहसान दिखाया बहुत ज्यादा कि मैं दे दिया है तुझे। मैं फोन कर दिया नाना नानी के पास ये बोलने के लिए कि तुम्हारी बेटी ऐसा कर रही है, तुम्हारी बेटी घर तोड़ रही है। अपने पैसों से मम्मी ने स्कूटी दी, ठीक है, अपनी सैलरी से। फोन उन लोगों ने किया नाना के पास, और हमारी मर्जी के खिलाफ स्कूटी ले रही है कंप्लेन करने के लिए। जैसे स्कूल के टीचर कंप्लेन करते हैं ना, बच्चा शरारत कर रहा है आपका, वैसे पापा कंप्लेनिंग अबाउट मॉम कि स्कूटी ले रही है। फिर मम्मी ने गाड़ी ली, फिर फाइनली उनको छोड़ दिया 2017 में। छोड़ा मम्मी ने क्योंकि मेरे नाना जी की डेथ हो गई। पापा आए भी नहीं वहां पे। मतलब मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद जो काफी दिनों तक घर में बैठते हैं, तेरहवीं वगैरह होती है, दूर दूर तक के रिश्तेदार आते हैं, है ना। और वो उनके खुद की बेटी का हस्बैंड है, उसका दामाद है घर का, जिसको उनने कभी बहुत ज्यादा दहेज दिया था, वो बंदा गया भी नहीं। तो फिर मम्मी ने फाइनली पापा से रिश्ता तोड़ दिया, और जो कि बिल्कुल तोड़ ही देना चाहिए। ऐसे में तो भाई बहुत पहले तोड़ देना चाहिए था, जिस तरह की उनकी हरकतें थी बहुत ही पहले तोड़ देना चाहिए था। लेकिन फाइनली ये चीज मेरी मम्मी को हर्ट हुई। फाइनली कुछ तो हर्ट हो गया भाई, फाइनली उनको लीगली डिवोर्स नहीं किया, क्योंकि फिर मम्मी ऐसे कहती थी कि वो तो दूसरी शादी कर, वो तो चाहते ही है डिवोर्स कर दे। फिर वो दूसरी शादी कर लेंगे पापा, और मेरे भाई को कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। 2024 में मेरी मतलब एमबीबीएस के अंदर जो कंपलसरी 1 ईयर इंटर्नशिप होती है वो थी, उसमें मुझे स्टाइपेंड मिलता था 30,000 रुपीज पर मंथ। 3rd ईयर में जब मैं थी उस टाइम पे मेरा भाई और मेरी मम्मी और दोनों ही प्लानिंग ये करते थे कि मेरी जब इंटर्नशिप का स्टाइपेंड आएगा उसके साथ क्या करेंगे। मेरी मम्मी का ऐसा होता था एसी लेंगे, सोफा लेंगे, ये करेंगे, मतलब गिफ्ट देना सबको है, सबको गिफ्ट देना है। मतलब उन्होंने मेरी पहले मंथ के स्टाइपेंड का क्या करना है, दूसरे मंथ के स्टाइपेंड का करना है, तीसरे मंथ के स्टाइपेंड का करना है, ये सब कुछ ऐसे प्लान कर लिया, करके रखा हुआ था। और मेरे भाई ने कुछ अलग प्लान बनाए हुए थे। वो मेरे को कहता था दीदी दीदी मम्मी का छोड़, तू ना बस अपने खर्चे वर्चे कम करियो, पैसे जोड़ियो, मेरे को आईफोन दिलाना है तेरे को, ठीक है। मैं तो वेट कर रहा हूँ, तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ आईफोन लेने का। और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि कितना बड़ा रेड फ्लैग है, कितना बड़ा रेड फ्लैग है। मुझे उस टाइम पे तैयारी करनी चाहिए थी, अपने प्लान करना चाहिए था, अपना एस्केप उस घर में से। आई डिड नॉट डू दैट। मुझे समझ ही नहीं आया कुछ। मुझे लगा कि वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। तो मैं उनकी सोसाइटी में इमेज में दिखाने के लिए अच्छी हूँ, वो इस फैक्ट से प्यार करते थे। मैं ऐसी करियर ले लिया था मैंने, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेरे खुश होने या खुश होने से। उनको ये था कि बस ये अच्छी खासे पैसे आएंगे, सैलरी आएगी इसकी बहुत बढ़िया। वो ये देखते रहते थे कि कौन सी चीज में कितनी सैलरी है। जब तक मैं फाइनल ईयर में पहुंची
फाइनल ईयर में मेरे को पास कैसे होंगी, मेरे को ये टेंशन चल रही थी, ठीक है। उनकी प्लानिंग चल रही थी कि इसके बाद जब इसका नीट पीजी क्लियर हो जाएगा, तो इसकी या आईएनआई क्लियर हो जाएगा, जब इसका आईएनआई में एडमिशन ले लेगी ये किसी भी ब्रांच में, तो वहां पे 90,000 पर मंथ सैलरी होगी। हम इसके पहले मंथ की सैलरी से क्या करेंगे, दूसरे मंथ की सैलरी से क्या करेंगे, तीसरे मंथ की सैलरी से क्या करेंगे, ये सब प्लानिंग चल रही थी वहां पे। हम सबके अपने अपने प्लान थे। मैंने अपने भाई को पोस्टपोन करा दिया, देख तेरा आईफोन ना मैं इंटर्नशिप में तो नहीं दिला सकती, इंटर्नशिप में तो मम्मी ने और भी प्लान बनाए हुए हैं। मैं तेरे को आईफोन दिलाऊंगी जब मेरा पीजी निकल जाएगा। मेरे पास खुद कौन सा फोन होता था जो मतलब जिसका मेरे भाई ने कैमरा तोड़ दिया, गिर गया उससे, उससे कैमरा टूट गया। मेरे फोन को इसे 5 साल हो गए, फिर वो खत्म हो गया अपने आप, उसकी रैम फिल हो जाती है फोन की 5 साल, 5 से 6 साल के बीच में, 5 साल हो जाए तो फिर वो चलता नहीं है, वो अपने आप ही रीस्टार्ट होने लग जाता है और फिर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। जब तक उसको प्लग में पावर में ना लगाओ तब तक वो चलता नहीं है। नया फोन जो आया घर में वो मेरे भाई ने लिया, और जो मेरे भाई का फोन था उसका बैक कैमरा टूटा हुआ था। मेरे पास खुद वो वाला फोन था। कोई ये सोचता भी नहीं था कि क्या मैं अपनी सैलरी से अपना नया फोन लूंगी, वो ये कैसे ले सकती है, इतनी रेडिकल चीज थी। मतलब तुम क्या करेगी नया फोन लेके, इसको कहीं अपने पैसे अपने लिए खर्च करने हो सकते हैं, नहीं, ये क्या करेगी। मतलब पूरी प्लानिंग में, उनकी पूरी प्लानिंग में इतना खुश होकर प्लान करते थे। और मेरे को लगता था कि मेरे को पता है इतना अच्छा क्यों लगता था, मतलब मेरे को ना खुद पे प्राउड सा फील होता था बहुत ज्यादा, कि फाइनली मैं अपनी फैमिली के कहीं काम आ रही हूँ, वाह वाह वाह, मतलब मेरी वजह से ये कितना खुश है, ठीक है। खुद पे मुझे प्राउड फील होता था। मतलब मैं खुद कॉलेज में खुश नहीं थी बिल्कुल भी, तो मेरे कॉलेज का माहौल अच्छा है लेकिन मैं वो फील्ड ही नहीं लेना चाहती थी भाई। मतलब आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन व्हाट वाज आई स्टडीइंग। मेरे तो मतलब सारे सपने टूट चुके थे, मेरी जिंदगी सब खत्म हो चुकी थी, कुछ नहीं बचा था मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में बस ये था कि वे लोग खुश हैं, वो लोग मेरी वजह से खुश हो रहे हैं। ये मेरे को बड़ा अंदर से प्राउड की फीलिंग देती थी, यही मेरी आइडेंटिटी बन गई थी। मतलब मेरे को बहुत प्राउड फील होता था कि मेरी वजह से वे लोग खुश हैं। और अगर कोई, मेरा बॉयफ्रेंड था रोहन, उसने मेरे को इस चीज को पॉइंट आउट कराया कि कोमल तेरी फैमिली फाइनेंशियल कंट्रोल कर रही है, वो मेरे को इंटर्नशिप में मिला था। तो और मेरे पास ऐसा होता था कि उनमें पैसे ले लिए और मेरे अकाउंट में 700 रुपए हैं और महीने एंड होने में एक हफ्ता रहता है। उस टाइम पे वो आया तो वो सारे मेरे अकाउंट में, मेरे पास तो पैसे होते नहीं थे, तो सारा खर्चा वही करता था। मेरे को लगा कि वो उसको खर्चा करना पड़ रहा है, तो फिर मैंने कहा कि मैं वापस कर दूंगी तुम्हारे पैसे। एंड ही वाज लाइक नहीं, मेरे को पैसे वापस नहीं चाहिए भाई। अगर ऐसा होता कि तू कॉलेज में होती तो बात ठीक थी, क्योंकि ये क्या है, तू पैसे कमा रही है लेकिन तेरे अकाउंट में फिर भी पैसे नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा मैं नहीं सोच पाई उस टाइम पे, क्योंकि मैं प्यार अंधा कर देता है आदमी को। वो कोई लड़की है, वो जॉब करती है, फिर घर पे आके घर के काम करती है, वो अपने पैसे खुद पे खर्च कर ले और घर का जितना खर्चा है वो उसका हस्बैंड उठा ले। कंप्लीटली फेयर डील, कंप्लीटली। लेकिन जो लड़की काम कर जाती है वो घर का काम नहीं करती, ठीक है, वो वैसे ही रह रही है जैसे वो बंदा रह रहा है। जो काम कर रहे हैं हम दोनों कर रहे हैं, तो वो सारा खर्चा वो बंदा क्यों उठाएगा। इट मेड सेंस टू मी एंड आई सेड कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे को उनको पैसे भेजने पड़ेंगे। क्यों, क्यों भेजने पड़ेंगे, मतलब मेरी जो इनकम है वो सब उनकी है। मैं सारी लाइफ जो भी कमाऊंगी ना वो उनका ही है ना। मैं ऐसा कर लूंगी कि जॉब ही नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, उनका, मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगी हाउस वाइफ बन के। और तो क्यों कर रही है ऐसा, क्यों करना चाहती है ऐसा, वाई यू आर सैक्रिफाइसिंग योर इंडिपेंडेंस। मैं पैसे कमा लिए मैंने, वो पैसे मैंने अपने पास रख लिए, तो बहुत गिल्टी फील होता है जैसे मैंने कुछ गलत किया है। इससे तो अच्छा ये है कि मैं पैसे ही ना कमाऊं। उसका बेसिकली जो डिंक वाले कपल्स होते हैं ना, डबल इनकम नो किड्स वाले कपल, वो वाला प्लान था। एंड आई वाज लाइक कि मैं अपनी इनकम अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकती, मुझे तो अपनी इनकम वही देनी पड़ेगी। मेरी सैलरी अगर बढ़ भी गई तो उसमें मेरा कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरा तो जो मंथली खर्चा है ना वही नॉर्मल खाने पानी का, बस वो कर सकती हूँ मैं अपने ऊपर। बाकी मैं अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकती अपनी, बाकी तो सब मुझे उन्हीं को देना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा कर्जा ले रखा है तूने जो सारी उम्र चुकाना है। कर्जा नहीं है, बस मैं उनसे प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। कर्जा तो मैं मानती ही नहीं, माँ बाप का कोई कर्जा होता है, कौन सा कर्जा, कुछ नहीं किया उन्होंने। बच्चे पैदा करोगे तो पालने में खर्चा भी होगा, क्यों पैदा किया, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है।
लेकिन उन लोगों से मैं प्यार करती हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी तरफ। क्यों है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस लिए है, किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा प्रॉमिस किया है, पता नहीं क्यों है, इसलिए है, कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में उन लोगों के अलावा। आज मुझे ये बात पता है, आई वॉज कंडीशन टू बिलीव इट। मुझे मेरे ही लॉजिक्स सारे, मेरी खुद की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के परे जाके, मतलब मेरी पूरी दुनिया के बच्चे, मेरा मैं एक अंडरस्टैंडिंग पता क्या हो गई थी, पूरी दुनिया के बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ भी ओ नहीं करते, ठीक है, कोई कर्जा नहीं होता जो माँ बाप का चुकाना होता है, लेकिन मेरी मम्मी तो एक सिंगल मदर है, मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, वो मुझे फेंक के जा सकती थी, वो मुझे छोड़ के जा सकती थी, लेकिन वो नहीं गई। तो मुझे, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, तो मुझे उनको रिवॉर्ड देना है। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल किसी इंसान ने किया है अपनी जिंदगी में, तो उसको उसके बदले में कुछ तो अच्छा मिलना चाहिए ना। तो हाँ, मैं वो अच्छी इंसान हूँ, मुझे उनका रिवॉर्ड बनना है। मुझे लगता था कि मैं उतनी परफेक्ट बन नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, काश मेरी जगह कोई लड़का होता, मैं पैदा ना हुई होती, कोई लड़का पैदा हो गया होता, और वो लड़का बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता, वो हर एग्जाम में टॉप करता, ऑल्दो मैं भी करती थी, लेकिन मेरी ऐसी रैंक आती थी ना कि 2 डिजिट में, 3 डिजिट में आती थी। 126 रैंक आई थी मेरी केवीआई 2017 में, वो उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आती, केवीआई में उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आती। नीट नीट यूजी में पहली बार में वो नीट निकाल लेता, और उसका इंटरेस्ट भी बायो में ही होता, वो मैथ्स उसको पढ़ने का कोई मन नहीं होता मेरी तरह, ठीक है। मेरे को मैथ्स क्यों पसंद है, नहीं पसंद होना चाहिए। जब मम्मी चाहती हैं कि बायो लेनी है, डॉक्टर बनना है, तो मुझे क्यों मैथ्स अच्छा लग रहा है, मुझे बायो अच्छी क्यों नहीं लग रही। पहले वो डॉक्टर बनता, ऑल इंडिया रैंक 1 उसकी नीट यूजी में आती, और फिर एक बार जब वो डॉक्टर, उसमें भी वो हमेशा मतलब एमबीबीएस में भी टॉप करता रहता, और उसके बाद जब उसकी फाइनली उस लड़के की, मम्मी के हाइपोथेटिकल बच्चे की, जब जैसे ही उसकी एमबीबीएस की इंटर्नशिप कंप्लीट भी नहीं हुई होती ना, उससे पहले वो यूपीएससी का एग्जाम देता, और वो उसी नवंबर वाला आईएनआईसीटी देता और यूपीएससी का एग्जाम देता, दोनों में वो टॉप कर लेता, मतलब उसके पास दोनों ऑप्शन होते, और फिर वो मम्मी से पूछता कि मम्मा क्या करना चाहिए मुझे, और फिर जो मम्मी का मन होता ना, फिर वो करता, और फिर वो एसेक्सुअल नहीं होता वो बच्चा, ठीक है, वो बच्चा स्ट्रेट होता, और उसकी वही पसंद होती जो मेरी मम्मी की पसंद होती, ठीक है। मेरी मम्मी को जैसी ही लड़की पसंद आती, उसको भी वैसी ही लड़की पसंद आ जाती, और फिर वो उससे शादी कर लेता। ऐसा बच्चा पैदा होना चाहिए था। मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मतलब उसका नेचर भी बहुत अच्छा होता है, जैसे मेरे को कभी कभी कुछ बातें बुरी लग जाती है, मुझे रोना आता है, उसको कभी रोना नहीं आता, और मुझे खुश रहता, उसको बिल्कुल वैसा नेचर होता है जैसा मेरी मम्मी का नेचर है, फिर वो दोनों बहुत खुल मिल के अच्छे से रह पाते हैं। या फिर ऐसा बच्चा पैदा होता है जो बचपन में ही ना कोई इन्वेंशन कर लेता कोई बहुत बड़ा, और उसको पेटेंट करा लेता, और उसको हर महीने उसके पास बहुत पैसे आते रहते हैं, और फिर वो सारे पैसे मम्मी को दे देता। ऐसा बच्चा पैदा होना चाहिए था। मैं बहुत गलत बच्ची पैदा हुई हूँ यार। या ऐसा बच्चा पैदा होता जो मेरे पापा का मर्डर कर देता, और वो मर्डर ऐसे डिस्क्रीटली मर्डर करके वो इतने अच्छे से लाश छुपाता, इतने अच्छे सब कुछ करता है ना, कि कभी उसमें इल्जाम भी नहीं आता, वो जेल भी नहीं, वो मर्डर भी कर देता, मेरे पापा को नाम की मुसीबत को मेरी मम्मी की लाइफ से निकाल भी देता, और उस पर कभी इल्जाम भी नहीं आता, किसी पे कोई इल्जाम नहीं आता, वो मिसिंग हो जाते हैं। इतना मास्टरमाइंड बच्चा पैदा होना चाहिए था। ऐसा बच्चा होता है जिसको मम्मी के अलावा कभी किसी से प्यार ही ना हो, जैसे मुझे रोहन से प्यार हो गया, वैसे उसको कभी किसी से प्यार ना हो। ऐसा बच्चा होना चाहिए था जो बिल्कुल मतलब, जो इतना टैलेंटेड होता, इतना अच्छा गाता वो बच्चा, अपने आप ही मतलब वो यूट्यूब, अपने आप ही वो वीडियोस देख के, टीवी पे देख देख के इतना अच्छे से सीख जाता, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा पाता, वो गा पाता, वो उसमें जाता था, वॉइस इंडिया में जाता, वहां पे हिला कर देता सब कुछ, वो वहां का विनर बन जाता, फिर उसको बहुत पैसे मिलते। और ऐसा बच्चा होता है जिसको अच्छे से समझ होती कि किस चीज में कितना खर्चा होता है, किस कभी भी ना वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करता एक भी चीज पे, जैसे कि मैं गाजर है, कहीं पे अगर ये 20 रुपए किलो मिल रही है, तो फिर वो वहां पे जाके 20 रुपए किलो लेके आता, वो जेप्टो से, या से अगर 26 रुपए की है तो वो नहीं मंगाता। ऐसा बच्चा होना चाहिए जो सुबह उठे और घर के सारे काम कर दे, और फिर सब ऐसे वाह वाही करे, वाह भाई आपका तो बेटा क्या चीज है।
और फिर पढ़ाई भी कर ले और फिर टॉप भी कर दे। ऐसा बच्चा होना चाहिए। मैं बहुत कम अच्छी बच्ची हूँ। आई कैन नेवर बी गुड इनफ ना। मैंने बचपन में कोई इन्वेंशन नहीं किया। मैंने किसी भी एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं लेके आई, ताकि सारे ये ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का तो सपना था भाई। मैं जेई देती तो मैं इसमें ला सकती थी, लेकिन क्या फायदा है। जेई तो मम्मी को करवाना नहीं, तो इनको तो नीट कराना है, तो नीट में नहीं आई मुझसे। जेई मेन से एडवांस में ला सकती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है ना। तो मैं सारा दिन भी पढ़ती रहूँ तो मेरे को हैवी नहीं फील होता है ऐसे। मतलब वो बच्चा नीट में टॉप करता, नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आता, फिर बहुत सारे न्यूज चैनल वाले उससे इंटरव्यू लेने आते हैं उसका, और बहुत सारे कोचिंग वाले ना उसको अपना स्टूडेंट दिखाने के, वो बिना कोचिंग के कर लेता, ठीक है, बिना एक भी कोचिंग से अपना रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं कराता, किसी कोचिंग के ट्रैप में नहीं फंसता कहीं भी कि कहीं किसी कोचिंग को अपना नाम दे दिया, लेकिन और वो सीधा बिना कोचिंग के ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ जाता। और कोचिंग वाले अलग अलग अमाउंट ऑफर कर रहे होते हैं, कोई 50 लाख दे रहा होता, कोई 1 करोड़ दे रहा होता कि हमें आपको अपना स्टूडेंट दिखाना है। मम्मी को तो कहाँ डील करनी आएगी ये सब। तो बच्चा फाइनली 1 करोड़ रुपए में अपनी रैंक बेच देता, और फिर वो वैसे से मम्मी घर बना लेती। वो भी नहीं किया मैंने, बच्चों ने कोई इन्वेंशन भी नहीं किया मैंने, वॉइस इंडिया में नहीं जीता मैंने, कुछ नहीं किया। तो फाइनली मैं एक ही अच्छी चीज कर सकती हूँ, एक ही अच्छी चीज कर सकती हूँ कि अब जो मैं पैसे कमाती हूँ वो मैं उनको दे सकती हूँ, उन एज अ रिवॉर्ड। वो तो बेयर मिनिमम है, उसमें तो मतलब पूरा हो भी नहीं रहा, मेरी तो कुछ सैलरी भी नहीं है। मम्मी ने तो घर भी खुद बनाया है, मुझे बनाना था ना, मुझे कमाने थे ना ये पैसे। मम्मी तो पापा से खुद सेपरेट हुई है, मुझे मर्डर करना था ना पापा का, ऐसे कि मैं पगड़ी में ना जाऊं और लाश छुपानी थी। ग्रेट सुपरस्टार देखी ना मेरी मम्मी ने, उसमें वो लड़की अपने आप ही यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, फेमस हो जाती है, फिर वो जाके अपनी मम्मी के लिए डिवोर्स के पेपर्स लॉयर से लेके आ जाती है। उसकी मम्मी को कुछ पता भी नहीं होता, सीधा उसकी मम्मी ऊपर में पंखा चढ़ के साफ करी होती है। वो कितनी अच्छी बच्ची होती है ना। मेरी मम्मी देख के ना इतनी जेलस हो रही थी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, मतलब शर्म आ रही थी खुद पे कि मैं कितनी बुरी इंसान हूँ। मैंने कुछ किया ही नहीं आज तक मम्मी के लिए, जितना मुझे करना चाहिए था। तारे जमीन पर में जो ईशान था वो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता था, मैं तो वो कुछ भी नहीं बना पाती उसके सामने। बस क्लास में फर्स्ट आ जाती थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो साइड वाला कैरेक्टर आता था ना ईशान, तारे जमीन पे जो उसका बड़ा भाई था वो आता था। फर्स्ट आना कौन सी बड़ी बात है, फर्स्ट आना तो बेयर मिनिमम है। अब मेरे जैसा बच्चा जिसके अंदर और कोई टैलेंट नहीं है, जिसने आज तक कोई बड़ा कंपटीशन नहीं जीता है, जिसने कोई इन्वेंशन नहीं किया, जिसने कुछ भी नहीं किया है, कितने सारे इन्वेंशन करता है। अब मैं फर्स्ट भी ना हूँ, अब मैं सेकंड आ गई तो मैं जीने लायक हूँ क्या? फर्स्ट तो आना ही पड़ेगा ना, बेयर मिनिमम है तो। क्या मतलब बाकी बच्चे नहीं आते, इतनी टेंशन होती थी कहीं मैं सेकंड आ जाऊंगी, मैं जीऊंगी कैसे फिर। मेरी मम्मी को कितना बुरा लगेगा कि मेरी बच्ची किसी भी चीज में अच्छी नहीं है और फर्स्ट भी नहीं आ रही, फर्स्ट भी नहीं आई, इसमें और कोई टैलेंट नहीं है। ऐसे बोलती थी मम्मी, तेरे को ना, तेरे को सिंगिंग आती है ना, तुझे डांस आता है ना, तुझे नाटक करना आता है ना, ना तुझे एक्टिंग आती है ना, तुझे कुछ भी तो नहीं आता ना, तुझे कोई स्पोर्ट्स में अच्छी है, किसी चीज में अच्छी नहीं है। तो एक चीज तो कर सकती है ना, सिर्फ पढ़ाई ही तो आती है बस तुझे, और क्या आता है। फिजा को देखो, फिजा सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आती थी हमेशा क्लास में। उसको देख, वो सेकंड थर्ड पे आ तो रही है, लेकिन वो उसको सेकंड थर्ड पे इसलिए आ रही है क्योंकि वो स्पोर्ट्स भी खेलती है। मैं ना, मतलब इंटर स्कूल बाल भवन के अंदर एक कंपटीशन था ड्रॉ, मतलब पोस्टर मेकिंग का, तो उसमें मैंने थर्ड प्राइज जीत लिया था। मेरे को पहली बार तो मेरी आर्ट वाली मैम ने सेलेक्ट किया स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फिर मैंने उसमें थर्ड प्राइज भी जीत लिया। जब तक वो प्राइज अनाउंस नहीं हुआ था ना, तब तक मैं श्योर नहीं थी कि मैं जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी। तब तक मेरे को लगा था कि अरे यार, क्योंकि जब पेंटिंग बना पोस्टर बनाते हैं तो मतलब ऐसे होता है कि यार ये वाला, इसमें ये कमी छूट गई, इसमें ये छूट गया, इसमें ये, ऐसे लगता है इतना बढ़िया नहीं बना है। तो मेरे को श्योर नहीं था, बस मैं ऐसे बैठी थी। लेकिन जैसे ही अनाउंस हुआ तो मैं एकदम से बहुत खुश हो गई, एकदम से खुश हुई, लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट तक खुश रही। 5 मिनट के बाद फिर ऐसे लगने लगा कि कौन सा बड़ा कुछ उखाड़ लिया, कौन सी बड़ी बात होगी, कौन सा मैं टीवी पे आ गई, कौन सा मम्मी का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं लोग, जो मैं इतनी खुश हो रही हूँ। नहीं होना चाहिए था खुश। ये मैं स्कूल वापस आई ना तो सब ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। इतना गुस्सा आ रहा था, इतनी इरिटेशन हो रही थी, क्यों कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ये किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन, कौन सा बड़ा काम उखाड़ लिया मैंने। थर्ड आई हूँ मैं, थर्ड, ठीक है, और फर्स्ट भी आ जाती ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। फर्स्ट आके भी कौन सा टीवी पे आ जाती मम्मी।
कोई पैसे थोड़ा ना मिल रहे हैं, खर्चा हुआ है। 25 क्रेयॉन्स का स्टेट लिया, 200 रुपए का पर्स थे, उसका रेड कलर खत्म हो गया आज। क्या मिला? एक टिफिन बॉक्स। ओलंपियाड में 9th रैंक आई ना हरियाणा में, खुशी हुई थी एक बार कि वाओ, मैंने देखा वो भाई वाओ 91 रैंक, वाओ। तो ऐसे मम्मी आई, मैंने मम्मी को बोला 91st रैंक आई है, एंड शी वाज लाइक फर्स्ट क्यों बोल रही है फिर? फर्स्ट फर्स्ट कैसे बोल सकती है? 91 बोलना, 91st क्या होता है? 91st तो सुनने में ऐसे लगता है जैसे फर्स्ट आ गई हो पूरे इंडिया में। तो हरियाणा में भी 9th रैंक पे आई है, क्या होगा इससे? मेडल मिलेगा, क्या करेंगे उस मेडल का? कुछ हासिल हो गया उससे? कुछ हासिल नहीं हुआ है। ये सारी कंडीशनिंग थी मेरी। मुझे लगता था आई एम नॉट गुड इनफ। इंसान मिला जिसने मेरे को ऐसे, रोहन की बात कर रही हूँ, वो पहला इंसान था भाई जिसने मुझे बोला कि तू बहुत सुंदर है, अब तो मतलब इतनी ज्यादा सुंदर लगती है, मतलब बारबी जैसी है। लाइक ही लव्स मी फॉर माई एग्जिस्टेंस। मैं कुछ किया नहीं उसके लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, कुछ भी तो नहीं किया मैंने उसके लिए, वो क्यों प्यार कर रहा है मुझसे? एंड ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, मैंने किया क्या है तेरे लिए जो तू मुझे इतना प्यार कर रही है? इससे बहुत ज्यादा मैंने अपनी मम्मी के लिए किया था। वो सिर्फ इमोशनली मैनिपुलेट करती है, तो वो क्यों नहीं कर रही? क्यों कर रही है इतना प्यार? मुझे नहीं पता, शायद मैं इंतजार कर रही थी हमेशा से कि सारा प्यार था मेरे अंदर, इतना 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 सारा प्यार भरा पड़ा था ना, इंतजार कर रही थी कि कोई आ जाए उसको दे दूं मैं। वो भी सेम चीज कहता था कि मैं जब लेडीज सेक्शन के सामने से गुजरता था ना, जैसे मन करता काश कोई हो जिसको मैं ये सारे चीजें गिफ्ट करूं। एंड यूज्ड टू लाइक स्कोल्ड मी, तुझे कुछ चाहिए क्यों नहीं होता है? तो गर्लफ्रेंड तो मांगती है ना कि मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मेरा रिचार्ज कराओ, तो कुछ ले क्यों नहीं रही है? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मेरे घर वाले मुझे मतलब मेरे पे कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो वेस्ट हो गया वो सब, वेस्टेज कर रहे हैं। 18 ईयर्स की हो गई ना जब मैं, तो मेरे को लगा कि अब तो मैं 18 साल से ऊपर होगी हो गई, मैं कॉलेज में हूँ, मेरा इतना सारा खर्चा हो रहा है, इतना सारा खर्चा, हो माय गॉड, ये नहीं देना चाहिए मम्मी को, क्यों कर रही है वो? तो मैं सोच रही थी ये सारे पैसे ना मैं काउंट करती हूँ कितना खर्चा हो रहा है, और फिर ये सारे पैसे ना मैं उनको रिटर्न करूंगी। लेकिन मेरे कॉलेज में कोई फीस नहीं लगती थी, कोई हॉस्टल के चार्जेस नहीं लगते थे, सिर्फ मेस का खाना लगते थे। मैंने ना डिनर कटवा दिया कि 1200 रुपए कम बिल आएगा अगर मैं डिनर नहीं करूंगी तो। लेकिन फिर मुझे क्लास में चक्कर आने लग गए, और मेरे दोस्तों ने मम्मी को फोन करके बता दिया। 400 रुपए बचे सिर्फ, 400 कुछ रुपए, जितने दिन मैंने डिनर नहीं खाया था ना, उतने रुपए बच गए। कुछ तो फायदा हुआ। जिन पैरामीटर्स पे मैंने काउंट करके अपनी मम्मी के इतने एहसान गिने थे अपने ऊपर, मैंने पैसे काउंट किए। मैं क्या क्या काउंट करती थी कि मैं खाना खाती हूँ, घर में रोटी खा रही हूँ, तो आटे का कितना प्राइस होता है, एक रोटी में कितना आटा लगता है, जितना मैं पानी पी रही हूँ या जितना पानी मेरे खाने में कंज्यूम हो रहा है, वो जो पानी है वो आरओ फिल्टर कर देता है, तो कितने रुपए का पड़ता है, मतलब प्रति ग्लास की फिल्ट्रेशन। कपड़े जो नए आ रहे हैं सब काउंट करती थी। घर का जो खर्चा काउंट होता है ना, फूड वाला सेक्शन जो पूरा था उसका तो मैं कर लेती थी। 4 लोग हैं घर में तो डिवाइडेड बाय 3 कर लेती थी। कभी कभी मैं ज्यादा सब्जी खा लेती हूँ। जिन पैरामीटर्स पे काउंट कर करके मैंने अपनी मम्मी के एहसानों को काउंट किया है, अगर मैं उस पैरामीटर पे रोहन के एहसानों को काउंट करूंगी तो मैं पूरे जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी भाई। सेल्फ वर्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था मेरे पास। मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है कि किसी को मुझसे प्यार हो सकता है। बट मेरे को काउंट करना नहीं है, कि कोई मटेरियल में कीमत नहीं लगा सकते प्यार की, प्यार की कोई कीमत काउंट नहीं कर सकता। देखो वो मुझे प्यार कर रहा था, मैं उसको प्यार कर रही थी, वैसी बात होती है। मेरे को लगता है पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि वो मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं उनको प्यार कर रही हूँ। जब उनके पास पैसे थे और मैं डिपेंडेंट थी तो उन्होंने मेरे पे खर्चा किया, तब मैंने एज अ लवर ये सोचा कि मैं उनका कम से कम खर्चा कराऊंगी। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई, उनके ऊपर खर्चे करूंगी ना, सब कुछ उनके ऊपर लौटा दूंगी ना भाई, एज अ लवर, क्योंकि अब मेरे पास पैसा है,
और स्टिल एज अ लवर मैं अपने खर्चे कम करूंगी ताकि मैं अपने बच्चे को जितने सारे पैसे उनको दे सकूं। बट इस कॉन्सेप्ट में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसमें एक अजम्पशन है कि माँ बाप बच्चे से प्यार करते हैं। पहली बात तो बेटा, जिस इंसान को ये लगता है ना कि मुझे अपने माँ बाप को ये चीज वापस देनी है, या अपने माँ बाप ने मेरे पे बहुत कुछ किया है, जिस बच्चे को ये लगे कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, उसके माँ बाप तो उससे कतई प्यार नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। अब मैं बच्ची अडॉप्ट करूं अगर इन फ्यूचर, वो कभी ये नहीं सोचेगी कि मैंने उसके लिए कुछ किया है। कभी जीवन में एक बार उसके दिमाग में थॉट ही नहीं आएगा, उसके लिए वो चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेगी वो मुझे। किड्स टेक पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। आप ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चा उनको फॉर ग्रांटेड ना ले। वो ये सोचेगी नहीं कि मेरी मम्मी मेरे स्कूल की फीस भर रही है, स्कूल तो जाना ही होता है ना। स्कूल मेरी बच्ची कंपटीशन जीत के आएगी, वो ये नहीं सोचेगी कि भाई इसमें मेरे को कितना प्राइज मिला और खर्चा कितना हुआ, ये मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मुझे गिनवाया गया। मेरी बच्ची तो इतना ऑन क्लाउड 9 होगी, वाओ आई वॉन। मेरी बच्ची के माइंड में हमेशा ये होगा कि ये चीज मैंने जीती है, मैंने ये टिफिन मैंने जीता है, मैंने जीता है। उसको ये नहीं लगेगा कि मैंने नुकसान कर दिया, उसको ये लगेगा कि वो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची है कि उसने ये टिफिन जीत लिया। एंड यस, दैट्स हाउ अ चाइल्ड्स वर्ल्ड शुड बी। एक बच्चे का की दुनिया ऐसी होनी चाहिए कि उसमें चीजें फॉर ग्रांटेड हो। बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझे स्कूल भेज के मेरे पे एहसान कर रहे हैं। बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये स्कूल क्यों जाना पड़ता है, क्यों होमवर्क करना पड़ता है, ये होना चाहिए बच्चे के दिमाग में। और इससे आप एक स्टेप फर्दर और अच्छी पेरेंटिंग और अच्छी स्कूलिंग उस बच्चे को देते हो, तो उसको मजा आए स्कूल के अंदर, स्कूल में उसके दोस्त हो, वो एंजॉय करे, वो रोए ना स्कूल जाते हुए भी। बच्चे की दुनिया बहुत सिंपल होनी चाहिए। ये ना सोचे कि मैं, मेरे को पॉकेट मनी दी है, ये मैं ऐसा करता हूँ, खर्चा नहीं करता, जाता रहता, हो जाता रहता। फिर गोल्ड का क्या रेट चल रहा है, फिर मैं अपनी मम्मी को ना गोल्ड की इतने महीने में मेरी इतने सेविंग हो जाएगी, तो मैं अपनी मम्मी को गोल्ड की चेन गिफ्ट कर दूंगी। ये थॉट बच्चे के दिमाग में है ना, तो तुम डूब मरो। मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट करी है भाई, अपनी मेरे को 500 रुपए पॉकेट मनी देते थे, उससे वो जोड़ जोड़ के कभी खर्च नहीं किया खुद पे। तुम डूब मरो एज अ पेरेंट अगर तुम्हारा बच्चा ऐसा कर रहा है तो। बच्चे को इस बात की टेंशन हो रही है कि सोना महंगा हो गया है, तुम दो कौड़ी के हो। प्यार ना एक वेव की तरह होता है। प्यार ऐसा नहीं होता कि वो तुम्हें पकड़ के रख ले, जंजीरों में बांध ले तुम्हें, ठीक है, ऐसा नहीं होता प्यार। प्यार एक वेव की तरह होता है, वो तुम्हें छू के चला जाता है और तुम्हें बदल के रख देता है। लव हैज ट्रांसफॉर्म्ड मी। मेरे को इतनी अंडरस्टैंडिंग आई, मेरे को अपनी मम्मी का असली चेहरा नजर आया, क्योंकि जो मम्मी का प्यार था मैं उसको अल्टीमेट लेवल का प्यार मानती थी। मैं उसको मानती थी इससे ज्यादा प्यार तो दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं। ये बात तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको कोई प्यार कर ही कैसे ले, मतलब मुझसे प्यार करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, फिर भी मेरी मम्मी ने मुझसे प्यार किया। और मेरी मम्मी इतने अच्छे से बात करती है ना, स्वीटली मेरी बेटी करके बात करती हैं, बहुत ज्यादा प्यार करती है मेरी मम्मी। इतना इतना प्यार तो दुनिया में होता ही नहीं है। अब वो प्यार में इतनी एक्सपेक्टेशन तो होती ही है ना, इतनी एक्सपेक्टेशन तो होती है ना कि बच्चा हेल्दी रहे, इसको कोई बीमारी ना हो, इतनी एक्सपेक्टेशन तो होती है ना कि वो हमेशा टॉप करता रहे, इतनी एक्सपेक्टेशन तो करेंगे ही ना इतने प्यार में, कि अपने खर्चे कम रखे, इतनी एक्सपेक्टेशन तो होगी ना कि इसको कोई चीज दिलाने चलो तो ये अपने आप ही बोले कि मना कर दे, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इतनी एक्सपेक्टेशन तो होगी ना कि आगे कभी जाके पैसे कमाए तो इसके पैसे हम रख ले। इतना प्यार करके इतना भी ना ले कोई, नहीं होता भाई ऐसा। दैट्स नॉट हाउ लव इज। क्योंकि देखो, मैं ये तो मानती हूँ कि माँ बाप का बच्चों पे कोई एहसान नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनने मेरे पे जो आज तक खर्चा किया वो मुझे बाद में जाके चुकाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल लवर्स पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ। मैं तो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। तो उनने मेरे को इतना प्यार किया बचपन में, तब मैं उनके लिए क्या कर सकती थी, तब तक तो मैं उनके लिए, वो ने इतना कुछ किया मेरे लिए, तो मैं तो बस यही कर सकती थी ना कि अपने खर्चे कम करूं और मतलब स्कूल में टॉप करूं, या और उसमें मेरे को बहुत कुछ करना चाहिए था, मुझे कोई इन्वेंशन कर देना चाहिए था, मुझे चाइल्ड प्रोडिजी होना चाहिए था, मुझे टीवी पे आना चाहिए था, मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 तो ला ही देनी चाहिए थी। ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं भी नहीं लेके आई, ये तो बेयर मिनिमम था। मैं बेयर मिनिमम से भी नीचे किया, तब भी मेरी मम्मी ने मुझसे प्यार किया है। तो वो बड़े होके एज अ लवर जो मैं कर सकती हूँ मैं वो तो करूँ ना। क्या है मेरे पास, बस ये इतने से पैसे भी ना दूं मैं उनको, मैं प्यार शो कर पा रही हूँ, लेकिन वो प्यार तो मुझे हमेशा था। मैं कोई
कर्जा नहीं चुका रही, लवर हूं मैं। मेरी मम्मी से वो टिपिकल माँ बेटी वाला रिश्ता ही नहीं है। हमारा रिश्ता बहुत अलग है, अलग लेवल का रिश्ता है हमारा रिश्ता इतना गहरा है कि आज तक कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं कभी किसी को इतना गहरा प्यार, जितना प्यार मेरी मम्मी मुझसे करती है। दुनिया की कोई मम्मी किसी बच्चे को नहीं करती, और जितना प्यार मैं अपनी मम्मी से करती हूँ ना, कोई दुनिया का बच्चा अपनी मम्मी से नहीं कर सकता। हाँ, बस मैं कुछ कर नहीं पाई उनके लिए। इस लॉजिक में ना बेटे बहुत बड़ा फ्लॉ है। माँ बाप बच्चे से कभी प्यार नहीं करते थे, माँ बाप बच्चे से कभी प्यार नहीं करते थे, और ना ही बच्चा माँ बाप से प्यार करता था। प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता था। माँ बाप और बच्चे के रिश्ते में प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ऐसा दिखाता है कि तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं ताकि तुम उनसे प्यार करो, ताकि तुम्हारा सर्वाइवल हो सके। सबसे मासूम बच्चे उन माँ बापों के क्यों होते हैं जो माँ बाप बच्चे से उस बच्चे को स्ट्रेस में डाल के रखते हैं, और जिसको बोलते हैं बिगड़ी हुई औलाद। पेरेंट ने अपने बच्चे को खुल के प्यार किया, वो बच्चा पेरेंट की कदर उतनी नहीं करता। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा जिसको बिना कुछ करे प्यार मिल गया, जिसको बिना कुछ मतलब जिसको सर्वाइवल के लिए जितना करना पड़ा ना, जिसको सर्वाइवल के लिए जितना मासूम बनना पड़ा, उसको उसके दिमाग ने उतना मासूम बनाया। जिस बच्चे को जितना सिंसियर बनना पड़ा उसके सर्वाइवल के लिए, उसको उसके दिमाग ने उतना सिंसियर बना दिया। जिस बच्चे के पेरेंट उसे फेल होने के बाद भी प्यार कर लेंगे, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई उसका हो रहा है सर्वाइवल, वो क्यों एफर्ट डालेगा। जिस बच्चे को इमोशनली बर्डन करा गया हो, जिस बच्चे के ऊपर सारा इतना लोड डाल दिया गया हो मेंटली, पूरे खानदान को संभाल के रखने का, पूरा हर चीज का हर अपना सारा लोड बच्चे के ऊपर डाल दिया, वो बच्चा एक्सेप्शनल परफॉर्म करेगा। मेरी मम्मी को ये लगता कि मैं बिल्कुल अच्छी बच्ची हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में, वो सच में मुझे छोड़ के चली जाती। वो बाद में बोलती भी थी कि मुझसे तो गलती हो गई। जब मेरा नीट नहीं निकला था तो उन्होंने ऐसा बोला था कि मुझसे तो गलती हो गई, मुझसे तो गलती हो गई, मैं क्यों ले आई। जिस लड़की को उसके बाप ने छोड़ दिया उसको मुझे भी छोड़ देना चाहिए था। जब मैं ड्रॉप ईयर में थी शी सेड दिस। लेकिन अब तो मैं छोड़ भी नहीं सकती, अब तो मेरी कोई बात पे यकीन भी नहीं करेगा कि पहले ऐसी नहीं थी। अब तो तू मर जाएगी तो भी मेरे पे इल्जाम आएगा। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा मान लो मारा पीटा जाता है, वो बच्चे इतने इतने मासूम हो जाते हैं, इतने मासूम हो जाते हैं। वो बच्चे सारी उम्र उनको स्टॉकहोम सिंड्रोम में जीते हैं वो बच्चे। इसलिए कहते हैं ना, ये इनकी सेइंग है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। इनकी सेइंग है कि भाई बच्चे को मार पीट के रखो तो तुम्हारी तरफ लॉयल रहेगा। पुराने जमाने में बच्चों को बहुत मारते थे तो सारी उम्र बच्चे लॉयल रहते थे। क्यों लॉयल रहते थे वो बच्चे? इस चीज को समझने की कोशिश करो प्लीज। वो बच्चे गाजर कसते कसते भी समझा सकते हैं वो। नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलो ऐसे सुनो। नहीं, माइक उतार दो। पुराने जमाने में हम बच्चों को बहुत मारा पीटा करते थे, फिर भी वो बच्चे माँ बाप की सारी उम्र इज्जत करते थे, माँ बाप का कहना मानते थे। क्यों? उन बच्चों को मारा पीटा गया, एक भी गलती होगी उनको मारा जाएगा। उनके दिमाग को उन्हें सरवाइव कराना था। ह्यूमन लेवल की अंडरस्टैंडिंग है ये। जानवर तो है नहीं कि उनको मारा जाएगा तो उनको सिर्फ दर्द होगा फिजिकली और इमोशनली कुछ महसूस नहीं करेंगे वे। उनको इमोशनली भी पेन होता था। जो इंसान उन्हें मार रहा है वो बहुत पावरफुल है, उसके खिलाफ उनने बगावत कर दी तो उनको पता नहीं कितना मारा जाएगा, कितना उनके साथ क्या होगा। तो उनका सेल्फ प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट ऐसा फील करवा देता कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तुम्हारे अच्छे के लिए ही मार रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा भला ही चाह रहे हैं। और माँ बाप ये मिक्स सिग्नल देते भी, माँ बाप खाना देते, माँ बाप सब कुछ देते, है ना, और फिर वो मारते। ये सोच के क्या फायदा होता है? कभी बगावत नहीं करनी पड़ेगी। बगावत करेंगे खाना नहीं मिलेगा, मर जाएंगे। मारेगा भी वो इंसान, पेन होगा बहुत। तो एक बच्चे का दिमाग इस तरीके से वायर्ड है कि उसका सर्वाइवल हो सके, तो उसका दिमाग उसे ये सोचवा देगा। ऊपर से पूरी सोसाइटी उस बच्चे को ये बताएगी, क्योंकि पूरी सोसाइटी के सारे बच्चों के साथ यही हुआ है, उस माँ बाप के साथ भी बचपन में यही हुआ है। हर कोई यही बताएगा, हर वो माँ बाप भी यही बोलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ तेरे लिए ही कर रहा हूँ, तेरे को ही अच्छा बनाने के लिए कर रहा हूँ। वो माँ बाप के अलावा कुछ जानता ही नहीं है।
लाइफ टाइम इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाता उनका दिमाग। वही तुम ये देखो, एक बच्चा है, वो नया नया इस दुनिया में एंटर करा है, ठीक है, वो एक ही दो ही लोगों को जानता है, मम्मी पापा। मम्मी पापा ही उसकी जिंदगी के मेन इंसान हैं, वो ही उसको खाना छत वत सब कुछ उसको दे रहे हैं, ठीक है। उनके बिना उसका कोई सर्वाइवल नहीं हो सकता, वो नहीं जी सकता उनके बिना। उस बच्चे का दिमाग उसे ये क्यों इतना क्लियरली सोचवाएगा कि ये मुझे खिला इसलिए रहे हैं कि इनको मुझसे कुछ लेबर एक्सट्रैक्ट करना है। ये सोच लिया किसी बच्चे ने तो वो सरवाइव कैसे करेगा वो बच्चा। चाइल्ड का माइंड ये सोच ही नहीं सकता। इसलिए मासूम क्यों होते हैं, इसलिए तो होते हैं ताकि जीत पाए। कमजोर होते हैं तो मासूम हो बनना पड़ता है। जो बच्चा मासूम नहीं है वो मर जाएगा इस दुनिया में। बेस्ट स्ट्रैटेजी तो अब उसको खाना वाना सब कुछ तो मिल रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का तुम ये सोच के देखो, उसको खाना पानी सब दे रहा है कोई, बस उसको मार रहा है। अब वो उस बंदे को छोड़ के जाए तो ही डजंट नो एनीथिंग, उसकी कोई रियलिटी उसको पता ही नहीं है इसके बाहर की। और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है उसको पता चल गई है तो वो बाहर की रियलिटी में वो क्या करेगा उसे ये नहीं पता है। या जो भी हो करेगा वो बहुत मुश्किल ही होने वाला है। तो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से तुम ये चीज सोच के देखो जरा, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि उसी के साथ रहो, उसी इंसान के साथ जो तुम्हें खाना पानी दे रहा है, भले ही वो मार रहा हो उसके साथ रहो। लेकिन साइकोलॉजिकली इमोशनली तो वो चीज बुरी भी है, इमोशनली तो वो मतलब हर्टफुल भी है। तो उससे कोप कैसे करें, उसको कैसे हैंडल करें, तो उसको हैंडल करने के लिए कुछ थिंकिंग बनानी पड़ती है। तो वो थिंकिंग उसने ऐसी बना दी कि उसने खुद को ही ब्लेम कर दिया कि मेरी ही गलती है। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा मारते हैं ना, वो एकदम ऐसे हो जाते हैं कि कोई हम कुछ गलत नहीं करेंगे, हम एकदम एकदम डर डर के रहते हैं, एकदम ऐसे माँ बाप का इतना अच्छे से कहना मानते हैं, इतना अच्छे से कहना मानते हैं। कोई और बच्चा नहीं मानता। और पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर दी है। ये कहते हैं कि देखो पुराने जमाने में ऐसे बच्चों को मारते थे, ऐसा करते थे, ऐसे बच्चे हो जाते थे, बड़े होने तक पूरी उम्र अपने माँ बाप से डरते थे। ऐसी पेरेंटिंग होती थी पुराने जमाने में। इतनी साइकोलॉजिकल इंजरी देते थे कि पूरी उम्र उससे वो उभर ही नहीं पाता था इंसान। और इसके ऊपर इतना नाज करते हैं वे, यानी कि इनहेरेंटली सोसाइटी में एक बच्चा गुलाम है। एक बच्चा गुलाम के रूप में पैदा किया जाता है, उससे कुछ चाहिए होता है इसलिए उसको पैदा किया जाता है। वरना अगर तुम्हें उस बच्चे की परवाह हो, उस बच्चे की परवाह हो तो तुम उसे इस दुनिया में क्यों लेके आओगे, जबकि हो सकता है कि तुम्हें एक कार का एक्सीडेंट तुम्हारा हो जाए और तुम यहीं पे मर जाओ और तुम्हारा बच्चा अनाथ हो जाए, और फिर उसको जो रिश्तेदार लेके जाए उसे घर में बर्तन धुलवाएं, उसे झाड़ू पोछा कराएं, उसे कुछ एजुकेशन ना दें, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम क्या लिखवा के लाए हो ऊपर से कि तुम्हें कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। कैसे इस दुनिया में मैं एक बेटी को ला के रख दूं जिसमें इतने दरिंदे बाहर घूम रहे हैं, इनका जो ढूंढ रहे हैं, 3-3 साल की बच्चियों का रेप कर रहे हैं, क्यों मैं ला के रख दूं। मेरे अंदर तो ये, अगर मुझे बच्चे से प्यार होगा तो मैं किसी बच्चे को जो ऑलरेडी दुनिया में है उसको अपना बच्चा बना लूंगी, उसलिए उसको मैं बचा लूंगी। जो ऑलरेडी दुनिया में बच्चे हैं मैं उनको बचाने की कोशिश करूंगी। चाइल्ड अब्यूजर्स, प्रेडेटर्स हर जगह भरे पड़े हैं पूरी दुनिया में, इसमें एक मैं दूसरे एक नए बच्चे को ला के क्यों पटकूंगी इस दुनिया में। सोच के देखो किस लालच में तुम्हें लाए हैं वे जो लेके आए हैं। दे नेवर लव्ड यू। देखो भाई, तुम्हें फील हुआ है, तुम्हारे माइंड ने फील कराया है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये ना फील करते तो तुम कैसे जिंदा रहते। और तुमने उनसे बहुत प्यार किया है, तुम्हारा प्यार जो है ना बेटा, वो तुम्हारे सर्वाइवल पे बेस्ड था। तुम ना, तुम्हारा दिमाग तुम्हें उनसे प्यार कराता, तुम कैसे जिंदा रहते हैं। किसी को बोलो आई लव यू, पहले पूछो कैन आई लिव विदाउट दैट पर्सन। अगर इसका आंसर नो है तो आई लव यू एग्जिस्ट नहीं करता बेटा, वो तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। प्यार बहुत ऊंची चीज है। प्यार इसलिए नहीं होता कि प्यार करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। पेरेंट एक एक्सप्लॉइटर था जिसने तुम्हें पैदा किया है, खासकर वो पेरेंट एक एक्सप्लॉइटर है। जरा देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। वो तुम्हें इस दुनिया में लाया, तुम्हें खाना पानी दिया, तुम्हारे बहुत केयर की, तुम्हें फील कराया कि तुमसे से बहुत प्यार करता है, और साथ ही साथ तुम्हें ये भी फील करा दिया कि
वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम उस प्यार के लायक ही नहीं हो, और साथ ही साथ ये भी फील करा दिया कि तुम्हें अब उसके लायक बनना पड़ेगा, और ये भी कि उसके लायक बन के तुम जो पैसे कमाओगे वो तुम उस पेरेंट को लाके दोगे। हम्म, अरे यार क्यों यार, बेटा ये एक्सप्लॉइटर हैं, एक्सप्लॉइट करने के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। मैं एक बच्ची अडॉप्ट करूं, मान लो मैं एक बच्ची अडॉप्ट करूं, मैं ये उससे नहीं चाहूंगी कि वो बड़ी हो तो पैसे कमा के मुझे लाके दे, या फिर वो कोई बर्डन फील करे कि उसे ये काम करना है, वो करना है, उसे मुझे खुश करना है। ये कोकोनट्स ना मैंने धो लिए। कोकोनट्स हैं, मैं पानी गर्म किया था। आने वाला कपड़ा है, मैं थोड़ा पानी लेके आती हूँ। पिस तो गए हैं सारे फाइनली। हैंकी है जो मैंने स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए बना रखा है, और ये अलग से वॉश होता है हमेशा। ठंडा पानी सर्दी में इसके लिए यूज मत करना कभी भी, क्योंकि वरना सारी क्रीम सेपरेट हो जाती है और ये कपड़े के अंदर ही क्रीम रह जाती है, तुम्हारे हाथों पे क्रीम लग जाएगी लेकिन तुम्हारे दूध बिल्कुल क्रीम ही नहीं होगा। हम इसको उठाएंगे ऐसे, इसके कॉर्नर 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 सारे कॉर्नर पकड़ लेंगे। ये जो बच गया ना, इसके अंदर जो है फर्स्ट रिमूव इट। इसके अंदर जो ये अपना है ना, इसको आप फेस स्क्रब की तरह यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा मॉइस्चराइजर भी है, इसको खा भी सकते हैं, आटे में भी गूंथ सकते हैं। तो गाइस हमने गाजर चढ़ा दी है। गाइस आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट बनते हुए, लेकिन ये बन गया है फाइनली और बहुत टेस्टी टर्न आउट हुआ है।